शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वो गांव की लड़की। यह कहानी गांव की उस छोटी सी लड़की की है जो कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाती है। इसकी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही होती है, परंतु किसी कारणों से उसे दिल्ली आना पड़ जाता है और फिर से अपनी शिक्षा पहली कक्षा से आरंभ करती है। गांव व शहर के माहौल में बहुत फर्क होता है। वह अपने आप को पहचानने की कोशिश करती है। शहर की भीड़ में अपने आप को गुम पाती है। दिल्ली जैसे शहर में वह गुमसुम सी हो जाती है। अपनी कक्षा में वह शर्मीली सी पीछे बैठी होती है और जब भी कोई अध्यापिका उससे कोई सवाल करती है तो उसका चाह कर भी जवाब नहीं दे पाती। इतने कम समय पे भी अपने आप को शहर की हवा के अनुकूल नहीं बना पाती और नतीजे स्कूल की अध्यापिका सोचती है कि इसको कुछ नहीं आता, यह बिल्कुल नालायक है, ना ही हमारी बात समझ पा रही है और ना ही अपनी समझा पा रही है। उसके लिए यह वक्त बहुत बुरा है, क्योंकि जब एक दिन वो अपनी पुस्तिका में लिख रही थी और जवाब लिखकर अपनी अध्यापिका को दिखाती है तो उसे एक जोर का चाटा पड़ता है और एक आवाज आती है, लगभग चीखती हुई सी, कहाँ से नकल की तुमने? तुम्हें तो कुछ नहीं आता, हमेशा खामोश रहती हो, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती हो, जैसे कि मुंह में जबान ही ना हो। वह बहुत असहाय महसूस करती है, परंतु इस बात को किसी से भी साझा नहीं करती, ना ही अपने माता पिता से। धीरे धीरे समय निकलता जाता है। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। उसे लगता है कि शहर में ऐसे ही लोग होते हैं और उस जैसी साधारण के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसलिए हालातों से समझौता कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। अपनी अध्यापिका की नफरत सहते सहते वो दूसरी कक्षा में आ जाती है। दूसरी कक्षा में उसका मनोबल कुछ बढ़ता है और वो दूसरी कक्षा में अव्वल दर्जे से पास होती है। मुख्य अध्यापिका द्वारा उसको बुलाया जाता है। उसके टैलेंट को देखकर उसे सीधे चौथी कक्षा में दाखिला दिया जाता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसके माता पिता को बहुत गर्व महसूस होता है और उसके पिताजी कहते हैं कि एक दिन वो उनका नाम रोशन करेगी। छोटे से गांव की लड़की अब अपने आप को शहर के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी जद्दोजहद में उसने कब स्कूल खत्म कर दिया उसे पता ही ना चला। अब बारी थी कॉलेज जाने की। वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी, इसलिए उसे हर कॉलेज में दाखिला मिल रहा था, परंतु वो अभी तक शहर के रंग में नहीं रंगी थी और कॉलेज जाना नहीं चाहती थी।
क्योंकि उसके लिए घर से दूर जाना था। पिता की मर्जी थी कि वो आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और वो थी कि पढ़ना तो चाहती थी पर कॉलेज जाना नहीं चाहती थी। घर पर ही पढ़कर आगे बढ़ना चाहती थी। पिता और पुत्री में एक अजीब सी खींचातानी चल रही थी। जब वो नहीं मानी तो पिता ने उससे कहा, घर से बाहर जाकर ही आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। कुछ सीखने को मिलेगा, दुनिया से लड़ने की हिम्मत जुटा पाओगी। घर पर रहकर कैसे ये सब समझ पाओगी? या तो शादी कर घर पर ही रहो और घर का कामकाज करो, या फिर बाहर निकलकर अपने लिए भी आसमान चुनो। मर्जी तुम्हारी ही होगी, जैसा ठीक समझो। पिता की इस नसीहत ने उसे नई राह चुनने की हिम्मत दी, और वो मासूम सी लड़की अब कमर कस के कॉलेज जाने को तैयार थी। कई कठिनाइयां आई उसकी जिंदगी में, पर पिता की बताई राह ने उसके हौसलों की उड़ान को रुकने नहीं दिया। एक के बाद एक सीढ़ी पर आगे बढ़ते हुए उसने कई मुकाम हासिल किए। एक गरीब परिवार की बेटी माँ का भी हाथ बटाती, पढ़ाई भी करती, और कुछ काम जैसे एक्सपोर्ट से स्वेटर इत्यादि बनाकर कुछ घर का खर्च में हाथ भी बटाने लगी। पिता खुश बहुत थे, और माँ तो जैसे जी ही बच्चों की खुशियों के लिए रही थी। एक दिन उस जाबाज लड़की ने वो मुकाम पा लिया जिसको वो पाना चाहती थी, जो उसका सपना था। एक सरकारी अफसर, रुतबा, नाम सिर्फ नहीं थे तो अब पिता का साथ। एक अजीब सा खालीपन जीवन में आ गया था। उनके मार्गदर्शन ने जीवन के हर पहलू को समझाया था, जो अब धीरे धीरे समझ आ रहा था। अब एक अलग तरह की दुनिया थी, जहां दोस्त मतलब के थे, प्यार धोखे के लिए। इस दुनिया में हर कोई अपने मतलब के लिए जी रहा था। तब पिताजी की बात याद आई। घर से बाहर निकलते ही अपने आंख, कान, नाक सब खुले रखना। ये दुनिया ऐसे नहीं है जैसी दिखती है। और सच में ये दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी दिखती थी। हाथी के दांत सी ये दुनिया दिखने की ओर व खाने की ओर थी। फिर उसे डर लगने लगा था। जितनी उड़ान भरी थी अब बेकार लगने लगी थी। माँ के आंचल में छुपकर रोने का मन करने लगा था। एक बार फिर वही गांव से आई शर्मीली लड़की बन गई थी। जिस आसमां को वो अपना बनाना चाहती थी, उस पर तो पहले ही किसी का आधिपत्य था। फिर अगर वो कोशिश भी करे तो कैसे करे? उसको कमजोर कहकर पीछे धकेल दिया जाता था। मुश्किल की घड़ी थी उसके लिए, और चारों तरफ अंधेरा। स्कूल की अध्यापिका की तरह सभी लोग उसे बेकार समझ रहे थे।
गांव की गवार समझ रहे थे। उसने माँ से कहा, माँ, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना। आगे ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। माँ दुखी हुई कि जो मैं कभी नहीं कर पाई, बेटी के लिए किया। पढ़ाया लिखाया, सभी कोर्स कराए कि कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, किसी की मोहताज ना रहे। आज जब सब कुछ ठीक हो गया है तो वही बेटी उसकी तरह ही बनना चाहती है। नहीं नहीं, वो ऐसा होने नहीं देगी। कब तक ये सब? माँ ने उसे झकझोरते हुए कहा, बहुत हुआ। कब तक खुद को कमजोर समझती रहोगी? उठो और संभालो अपना आसमां। लड़ो उसके लिए जिस पर तुम्हारा अधिकार है। ठोकर मारो उसे जो तुम्हें कमजोर कहे। अपने इस्तेमाल के लिए तुमसे बातें करे। उठो, कब तक दूसरों के इशारों पर नाचोगी? अब और नहीं। वर्षों हो गए, अब तो बदलना ही होगा। अब तुम्हें वापस इस नर्क में नहीं लौटना। आगे बढ़कर अपना हक मांगना है। तुम कमजोर पड़ जाओ, इसके लिए लोग तुम्हें अपने जाल में फंसाकर पीछे धक्का देंगे या कभी अपनी निगाहों का शिकार बनाएंगे। पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, सिर्फ अपनी राह आसान करनी है। इन कंकड़ पत्थरों को हटा। हाँ, ये कंकड़ पत्थर ही तो हैं। अगर हम इन्हें मान दें तो ये कुछ है, नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए उठाओ अपना मस्तक और हिमालय को छूने दो। बेड़ियों की जंजीर में मत उलझो, उन्हें काट उन्मुक्त जियो। माँ की इन हृदय स्पर्शी बातों से उसका मनोबल बढ़ा और वो उठ खड़ी हुई, फिर से अपने काम में लग गई। कई बाधाओं को पार कर एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया कि पीछे मुड़कर देखने को मन नहीं किया। पर गांव की वो मनोहर छवि कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई। आज भी उसे गांव पुकारते हैं और आज भी उसका मन करता है कि वो फिर से वही मासूम शर्मीली लड़की बन जाए जो किसी से बात नहीं करती थी, बस अपनी ही धुन में मस्त मगन रहती थी, पेड़ों से बात करती थी, खुद ही हंसती खुद ही रोती थी। किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही बस अपनापन रखती थी। दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर वो बेखौफ गांव की गलियों में विचरती थी। वो आज फिर वही छोटी लड़की बनना चाहती थी, वो गांव की छोटी लड़की। अगली कहानी है चमकती रोशनी। एक सुबह रघु घर से निकला। कुछ ही दूर चला होगा कि उसे एक चमकती हुई सी चीज दिखाई दी। वो उत्सुकतावश अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस ओर बढ़ने लगा। वो चलता रहा, पर वो जो चमक दिख रहा था वो अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। वो चलता रहा। अब वो लगभग गांव की सरहद पर पहुंचने वाला था, लेकिन अभी भी वो अपनी मंजिल से दूर था। लेकिन आज उसने भी ठान रखा था कि मंजिल पर पहुंच कर ही रहेगा।
अब लगभग दोपहर हो गया था। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। वो थक भी बहुत चुका था। उसके पास में ही एक तालाब था। वो वहीं पानी पीकर थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। वो सपने में देखता है कि वो अपने घर पर है और बहुत ही बढ़िया खाना खा रहा है। जब उसकी नींद खुली तो लगभग शाम हो चुकी थी और वो चमकीली वस्तु अब उसे नजर नहीं आ रही थी। वो थोड़ा मायूस हुआ और भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो उसकी माँ राह देख रही थी। कहाँ गए थे बेटा? उसकी माँ ने पूछा। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोला, माँ बहुत भूख लग रही है। इतना कहना था कि माँ ने कहा, हाथ पैर धो लो, खाना लगाती हूँ। रघु खाना खाते हुए माँ को सारी दिन की बात बताने लगा। माँ ने कहा, हाँ, मैंने भी गांव वालों से सुना है कि कोई फैक्ट्री लगने वाली है। उसी की चिमनी से वो लाइट आती है। शायद ऊंचाई पे उन्होंने कोई शीशा लगा रखा होगा। उसी की रोशनी देखकर तुम उधर चल दिए। रघु ने पूछा, तो माँ, अब हमारा गांव भी शहर जैसा हो जाएगा? माँ ने कहा, हाँ बेटा, अब हमारा गांव भी शहर जैसा हो जाएगा, जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, जहां पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, जहां लोग जानवरों के जैसे केवल तमाशा देखते हैं, जहां हवा भी मुफ्त नहीं होती। वैसा ही हमारा गांव भी हो जाएगा। रघु का एक और सवाल हाजिर था, तो माँ, लोग शहर की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? माँ का चिंता भरा जवाब आया, बेटा, हम जितनी भी तरक्की करते हैं उतनी ही मुश्किलों और तकलीफों को भी दावत देते हैं। पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, पर जितनी सहूलियत मिलती गई हम इतने ही आलसी होते गए। साथ ही हम अपने पूर्वजों के दिए ज्ञान को भी भूलते चले गए। हमें ज्यादा एडवांस होने की नहीं, ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत थी। स्मार्टनेस तो जैसे खो ही गई। हम विकास करने में इतने मशगूल हो गए कि प्रकृति को भी बदलने की सोचने लगे, मगर ये भूल गए कि प्रकृति किसी की जागीर नहीं जो बदल दी जाए। जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो फिर किसी की नहीं सुनती है, और इसका सीधा उदाहरण है भूकंप और तूफान। हम कितने भी सतर्क क्यों ना रहें, नुकसान हमें ही होता है। किंतु मनुष्य की प्रवृत्ति है, हम नहीं सुधरेंगे तो क्या किया जा सकता है। अब बहुत देर हो गई। रघु खाना खा चुका था। उसे माँ की बात समझ आ रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब इतनी दिक्कत है फिर भी हम गांव को शहरों में बदलने की क्यों सोच रहे हैं। अगली कहानी है गांव का रोमांचक सफर। जीवन के सफर में
कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जो यादगार रहते हैं और बरसों बाद भी मन को आनंदित कर देते हैं। बात 35 साल पुरानी है। हम शहर में रहते थे। दीदी की शादी भी शहर में ही हुई थी, लेकिन कारणवश वो लोग गांव जाकर रहने का फैसला करते हैं। चूंकि जीजा जी इकलौते बेटे थे, तो दीदी को अपने सास ससुर के साथ ही रहना था। दीदी की बेटी पैदा हुई थी। माँ पापा सभी बहुत खुश थे। सबको मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन 80 के दशक में लोग अपनी बेटी के घर नहीं जाते थे और ना ही बेटी के घर से आया हुआ कुछ भी खाते थे। इसलिए हम चारों भाई बहन ही गए। मुजफ्फरपुर से दरभंगा और दरभंगा से गांव तक का सफर बस से तय हुआ। उसके बाद असली गांव पहुंचने पर जीजाजी और उनका मैनेजर मिला। फिर उन्होंने बताया, अभी 1 घंटे का सफर और तय करना होगा, वो भी बैलगाड़ी से। अरे वाह, रोमांच और खुशी से चीख पड़ी थी मैं। दरअसल नदिया के पार मूवी का असर था। बड़े उत्साह और उमंग से बैलगाड़ी पर बैठ गए हम चारों भाई बहन और जीजाजी। जैसे गाड़ी 2-4 कदम आगे बढ़ी कि फिल्म नशा हवा होने लगा। गांव के कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते और हिलते डुलते बैल, भय, दहशत और डर के मारे प्राण सूखने लगे। जब हिल डोल जाता मैं चीखने लगती। 1 घंटे का सफर में 32 करोड़ देवी देवताओं को याद कर लिया और 2-4 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने की मन्नत भी मांगी। तब जाकर कहीं सफर पूरा हुआ। रास्ते जितने ही खराब और भयानक थे, थकान भी उतनी ज्यादा महसूस हुई। खैर, जहां बैलगाड़ी रुकी वहां का नजारा देखकर आंखों को आराम मिला। ढेरों फूल फल के पेड़ पौधों से सजा हुआ दरवाजा किसी महल के द्वार सा प्रतीत हुआ। तभी घोड़े की हिनहिनाहट ने ध्यान आकृष्ट किया। हम घर में दाखिल ना होकर अस्तबल के तरफ रुख कर लिया। घोड़ा और घोड़ी का एक जोड़ा बड़ा ही खूबसूरत और आकर्षक लगा। पास जाकर छूने की कोशिश की तो बिदकने लगा। दीदी के ससुर जी ने कहा, कल घुमाने ले चलूंगा, आज आराम करो। बड़ा लंबा सफर तय करके पहुंची हो। मैं बहुत खुश हुई। घर में पहुंचना भी बहुत आसान नहीं था। पहले बाहर के गेट से अंदर आई, फिर एक दूसरा दरवाजा पार करके हॉल में। वहां बाबूजी और अम्मा जी का कमरा था। उसके बाद 2-4 कमरे, फिर आंगन, उसके बाद बरामदा, फिर एक कमरे से होकर दूसरा कमरा दीदी का था। मुझे लगने लगा यह लखनऊ की भूल भुलैया में आ गई हूं। अगर दीदी के कमरे से बाहर निकलना हो तो बहुत मुश्किल होगी। दीदी चुपचाप बैठी थी, सुंदर सी साड़ी पहने, बिल्कुल रानी और महारानी की तरह जेवर पहने। शायद इसलिए हमारे आने पर दौड़कर नहीं आ पाई मिलने के लिए। कुछ बदली बदली सी लगने लगी थी। खैर,
मुझे क्या करना है? मुझे तो बिटिया रानी से मिलना है। सो जल्दी से हाथ पांव धोकर गोद में लेने को मचलने लगी। सासू माँ ने बहुत आराम से लेने की हिदायत देते हुए पकड़ाया था मुझे। दीदी की दोनों नंदें बड़ी प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी बातें करती थी और सासू माँ बड़े अदब से शर्माती हुई मुस्कुराती थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। सही सुना था, गांव के लोग बड़े भोले भाले, मन के कोमल और स्वभाव के मधुर होते हैं। दूसरे दिन सुबह से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। उन लोगों के लिए हमारा आना भी कौतूहल का विषय बन गया था। गांव भर की औरतें हमें देखने आ गई कि बहुरानी की बहनें आई हैं। मुझे जोर जोर से हंसने बोलने की आदत थी। दीदी बेचारी डर के मारे परेशान थी। 10 बार मुझे समझाया कि गांव वालों के सामने जोर से मत हंसना, जोर से मत बोलना, बंदरिया जैसे कूदते फादते मत रहना। देखो, जैसे मैं बोलती हूँ, चलती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी करना है। मैंने कहा, हाँ ठीक है। फिर आप मुझे भी साड़ी पहना दो और ये सब जेवरात मंगा दो। फिर उसके वजन से दब जाऊंगी, तब धीरे धीरे सब कुछ करने लगूंगी। दीदी की नंदों ने सुन लिया और खूब मजाक उड़ाया। कहने लगी, फिर तो यहीं रहना होगा बहू बनकर। बाबूजी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, एक ऐसी बहुरानी भी चाहिए मुझे। और अम्मा जी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बुरा नहीं लगा। पूजा पार्टी सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। दूसरे दिन अपने वादे के मुताबिक बाबूजी तैयार होकर बैठ गए। घोड़ा को छोड़कर घोड़ी निकालने गए, उसे खिलाया पिलाया, फिर ढेरों साज नवाज कर उसे भी सजाया। पहले बाबूजी बैठे, फिर मुझे चढ़ाया गया। मेरे चढ़ते ही घोड़ी नाराज हो गई और दोनों पांव उठाकर मना करने लगी। उसने साफ इनकार कर दिया। मेरे भाई बहन, जीजा जी और उनकी बहनें सब हंसने लगी। मैं रोने को हो गई। बाबूजी बड़े अच्छे इंसान थे। वो उतर कर घोड़े को तैयार करवाकर फिर कुछ दूर मुझे घोड़े के साथ सैर करवाई। मेरा मन बहुत खुश हुआ। सोचने लगी, मैं भी यहीं शादी करके आ जाती। बिल्कुल राजा महाराजा की ठाठ है। दीदी कितनी खुशनसीब है। चारों तरफ उन लोगों की अमीरी और संपन्नता नजर आ रही थी। अगर माँ पापा आए होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। दीदी बड़े घर में ब्याही गई थी। हमारे घर में 2-4 इटालियन सिल्क की चादरें थी, जो सिर्फ खास मेहमानों के आने पर बिछाए जाते थे। यहाँ तो 8-10 कमरे हैं और हर कमरे में इटालियन सिल्क की चादरें, सोफा, डाइनिंग टेबल, गैस चूल्हा, स्टील की अलमारी, वो भी गोदरेज कंपनी की। कहने के लिए ये लोग गांव में थे और हम लोग शहर में, लेकिन इन लोगों का रहन सहन बहुत उच्च कोटि का था। 2-4 दिन खूब मजे किए। अब हमें लौटना था। बहुत अच्छी खातिरदार हुई थी हमारी।
हम बहुत खुश हुए, सभी की ढेरों तस्वीरें खींची, कुछ सामान, घोड़े, घोड़ी माँ बाप को दिखाने के लिए भी खींच ली। विदाई की तैयारी की गई, दीदी रोने लगी, मैं भी, फिर अम्मा जी और फिर बाबूजी भी। जीजा जी को मस्ती सूझी, उन्होंने कहा, ऐसा है तुम्हारे जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, हमारा घोड़ा कुंवारा है अभी तक, उससे ब्याह कराकर हम रख लेंगे। घोड़ा तो तुम्हें पसंद भी कर लिया है, एक बार सैर भी करवा चुका है, बस घोड़ी से बचकर रहना। उसने तो पहली दफा में ही नाराजगी जता दी है। इस बात पर हम सब खूब हंसे और फिर बस का टाइम होने को था सो चल पड़े। फिर वही बैलगाड़ी की सवारी, कलेजा दहल गया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी बैलगाड़ी से, मैं यहीं रह जाऊंगी, घोड़े से शादी कर लूंगी, लेकिन बैलगाड़ी से नहीं जाऊंगी। मेरे होश उड़ गए थे बैलगाड़ी को देखकर। फिर बाबूजी ने कहा जीजा जी को कि मोटरसाइकिल से हम दोनों बहनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दे। भैया लोग बैलगाड़ी से ही बस स्टेशन पहुंचे और जीजा जी ने हमें मोटरसाइकिल से पहुंचा दिया। बस एक ही बात बहुत खतरनाक थी, बैलगाड़ी की सवारी। बाकी दीदी का ससुराल इतना अच्छा लगा कि मेरा मन भी वहीं रहने का हो गया था। ये सब बातें मैंने पापा को बताई और यह भी कहा कि अगर ये रिक्शा वाले चाचा को मैं वहां ले जाऊं तो मुझे बैलगाड़ी की सवारी नहीं करनी पड़ेगी, जिस पर सब हंस पड़े। अगली कहानी है परिवार की ओर। सुरेश और साधना आज बहुत खुश थे और अपना सामान बांध रहे थे, क्योंकि वो लोग शहर से गांव रहने जा रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, शहर से गांव रहने जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर तो गांव से शहर आते समय लोग खुश होते हैं, लेकिन उनका बेटा बहू बेटी उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्या ज़रूरत है गांव में जाकर रहने की, यहाँ इतने अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ा फ्लैट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके लिए नौकर लगे हुए हैं, इतनी सुविधाएं हैं, तो क्यों आप लोगों को गांव जाना है। यह कह कहकर उनका बेटा रजत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरेश और साधना पक्का इरादा कर चुके थे। रजत की बात सुनते सुनते सुरेश जी परेशान हो गए। अब उन्होंने बोला, रजत बेटा, हमें जाने दो, हमारा यहाँ शहर में मन नहीं लगता। लेकिन क्यों पापा, क्या परेशानी है आपको। सुरेश अकेलेपन की। यह सुनकर रजत चुप हो गया। तुम कहते हो क्या कमी है, आपको इतना बड़ा घर है रहने के लिए, तुम और बहू तो विदेश में रहते हो, 2 साल में एक बार आते हो, घर में 2 नौकर लगे हैं, लेकिन अब हम 2 लोग का काम ही कितना है। आखिरकार क्या है शहर में बताओ, ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भरी सड़क या शॉपिंग मॉल, और क्या। अब यहाँ हमारा और रहने का मन नहीं करता, जहाँ अपनों के पास अपनों के लिए समय नहीं। या तुम्हारा इतना आलीशान खाली फ्लैट हमें काटने को दौड़ता है। और सही कहूँ तो तेरी माँ की बीमारी का कारण अकेलापन है।
जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तेरी बहन की भी शादी हो गई है, वह भी अपने ससुराल की हो गई। पिछले महीने तेरी माँ कितनी बीमार थी। कई बार मैंने रीना हमारी बेटी को बुलाया, कुछ दिन माँ के साथ आकर रह ले, लेकिन बस 1 घंटे के लिए आई और हाल पूछकर चली गई। लेकिन अब क्या कहूँ, उसमें उसकी गलती नहीं। सुरेश और साधना पर बच्चों का बस नहीं चला और वह निकल गए गांव के लिए। दोनों बस में बैठे थे। जैसे ही शहर की भीड़ भाड़ खत्म हुई, खाली रास्ते और बड़े बड़े खेत दिखने लगे। साधना पुरानी यादों में खो गई। उन्हें वह समय याद आ रहा था जब शादी के बाद वह अपने माँ बाप को कोस रही थी। क्या क्या सपने देखे थे। शादी के बाद वो गांव से छुटकारा पाएगी, किसी ऐसे घर में शादी करेंगे माँ बाप जो शहर में होगा, फिर मैं शहर में जाकर रहूंगी। लेकिन शादी की तो वहीं गांव के सुरेश से। अब यहीं इसी गांव में पैदा हुई और यहीं मर जाऊंगी। शुरू में तो सुरेश से भी ना बनी, घर में सास और ना ही जेठानी से किसी से भी बन पाई। मजबूरी में सास ससुर ने सुरेश को शहर में बसने के लिए कह दिया था। और आज वो दिन है जब ये शहर ही साधना को काटने आता है। अब इस शहर में उसका दम घुटने लगा था। यहाँ की हवा विषैली लगने लगी थी। साधना सोच रही थी, जब तक बच्चे छोटे थे जिंदगी उनकी देखभाल में गुजरती रही। लेकिन सच पूछो तो क्या दिया है इस शहर ने। ये भागती दौड़ती जिंदगी, गांव में इतने बड़े घर को छोड़कर 2 कमरों का घर, बस हिसाब किताब और बिगड़े बजट को संभालने में जिंदगी गुजर गई। बस बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, यही संतोष है। लेकिन सच कहूं तो उससे भी क्या हुआ। बच्चे जितना पढ़ते चले गए उतना ही दूर चले गए। उनके आने की खबर गांव में पहले से थी। सास ससुर तो अब ना रहे, लेकिन बड़े भैया भाभी वहीं थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। साधना के बच्चों को ही वह अपना मानते थे, प्यार लुटाते थे। साधना फिर पुराने समय की यादों में खो गई। मेरे दोनों बच्चे गांव में ही हुए थे। उस वक्त कितनी सेवा की थी मेरी जेठानी ने, और मैं अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं थी ना गंवार, जो बांझ का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी अपने बच्चों पर। कितनी शर्म आ रही है आज मुझे, कैसे सामना करूंगी उनका। यही सब मन में चल रहा था और हम घर पहुंच गए। भाभी भैया ने उनका पूरे प्यार और सम्मान से स्वागत किया। दोनों बोले, बहुत अच्छा किया जो यहाँ रहने आ गए इस उम्र में। क्या रखा है शहर में। बोलते बोलते वह चुप हो गए, क्योंकि मैं थी ना सामने। मैंने कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी भैया की बेइज्जती करने में। शायद उन्हें वही याद आ गया। भाभी भी बहुत प्यार से मिली। उम्र में मुझसे कितनी बड़ी थी मीना भाभी, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर कितनी चमक थी। और मैं शहर में रही
इतने साल हमेशा पार्लर जाना, अपना ख्याल रखना, धूल मिट्टी से बिल्कुल ही दूर रहना, लेकिन फिर भी बेजान सा हो चला था मेरा शरीर और चेहरे की लकीरें मुझे उम्र से ज़्यादा दिखाने लगी थी। या यूं कहें, मेरे मन का जहर मुझे ही खाए जा रहा था। सुरेश की भी गुहार थी। उनको उनके परिवार से अलग कर दिया था मैंने। इसका एहसास तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था। सुरेश ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरी खुशी को ही प्राथमिकता दी। लेकिन मैंने क्या किया? सीधे साधे से गांव के सुरेश को यहाँ की अच्छी जिंदगी छोड़कर शहर के जाल में जाकर फंसा दिया। कितनी मेहनत की वहाँ सुरेश ने मुझे, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। सच में बहुत अफसोस था मुझे इस बात का। मैं अगर जिद ना करती तो कितना खुश रहता यहाँ गांव में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ। गुनहगार तो मैं थी सबसे ज़्यादा, अपने सास ससुर की, जो मैंने उनका बेटा उनसे दूर कर दिया था। सच कहूँ तो इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। मैं तो संभाल ही नहीं पा रही थी अपने आप को। बच्चों की जुदाई और अकेलेपन ने तो मुझे पागल सा बना दिया है। अब क्या कहूँ, जो मैंने किया था वही समय ने मेरे साथ किया। सच कहूँ तो असली गुनहगार मैं थी। अब कुछ दिन बीत गए थे वहाँ रहते रहते। वहाँ का वातावरण, ताज़ी हवा, अपनों का प्यार और लगाव, सब ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। साधना की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। 2 साल बीत गए। उन्हें वहां और साधना को जेठानी के रूप में बड़ी बहन मिल गई। साधना कभी कभी बहुत अफसोस करती, उनके प्यार को पहले क्यों नहीं समझ पाई। शायद ये सब मैं पहले समझ जाती तो अफसोस करने को शायद कुछ रहता ही नहीं, ना मैं इतने लोगों की गुनहगार बनती। इसी बीच रजत के आने की खबर आ गई। मैं बहुत खुश थी। रजत इस बार गांव आया छुट्टियों में। वैसे तो वो कभी तैयार नहीं होता जल्दी गांव आने के लिए, लेकिन अब हम यहीं रहने लगे हैं तो वो भी आया बहुत सालों बाद। और सच, पहले तो रजत और उसका परिवार गांव आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ की शुद्ध हवा, पानी, बाग बगीचे, हरियाली ने मन मोह लिया उनका भी। साधना, शहर में पले बढ़े मेरे बच्चे गांव आकर बहुत खुश थे और रजत मुझसे 2 साल बाद मिल रहा था। मुझे देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। माँ, आप तो पहले से बहुत स्वस्थ और खुश लग रही हैं। हम विदेश में जब रहते हैं और आप लोग जब शहर में अकेले रहते थे तो हमेशा आपकी फिक्र लगी रहती थी, लेकिन जब आप यहाँ गांव में सबके साथ रह रही हैं पिछले 2 साल से, तो सच बताऊं हम भी सुकून से हैं। आपके साथ साथ हमें बड़े पापा मम्मी का प्यार भी मिल रहा है। मुझे तो एहसास ही नहीं था अभी तक उन्हें हमसे कितना लगाव है। सच, असली मज़ा तो अपने परिवार के साथ ही है जीवन का।